Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that today was the exam of HTET, TGT, English or other various subjects, and I have already discussed the answer key of common English that was asked for 15 questions and the answer key of 10 questions of Haryana GK. And in our this video we will discuss the answer key of subject specific section that was TGT English, and total 60 questions were asked in subject specific section. And let me tell you guys one thing that if you are preparing for TGT PGT English exams, then you can subscribe our YouTube channel, because our YouTube channel specially focus on TGT PGT English exam, English as a main subject. And we have already created a playlist naming the solved question papers of HTET ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को हमने एनालाइज किया है, उनकी आंसर की को, उनके सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। सो जो क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्रॉम 91 टू 95, जो ये 91 से लेकर 95 तक के 5 क्वेश्चन है, इन 5 प्रश्नों में हमने ये पैसेज पढ़ना है एंड वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फॉलो। जो कि नीचे पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, उनके आंसर हमने देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैसेज फर्स्ट। इट वॉज मॉर्निंग एंड द न्यू सन स्पार्कल्ड गोल्ड अक्रॉस द रिपल्स ऑफ अ जेंटल सी। सुबह के टाइम के बारे में बात की गई है और जो सूर्य है वो चमक रहा है बिल्कुल, और उसकी जो चमक है, उसकी जो तरंगे हैं वो समुद्र की लहरों के ऊपर बिल्कुल सुनहरे रूप से वो चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। अ माइल फ्रॉम शोर, शोर होता है गाइस किनारा, किनारे से 1 मील की दूरी पर अ फिशिंग बोट चार्म्ड द वाटर, एक जो नाव है वो पानी के ऊपर जा रही है, एक प्रकार से लग रही है पानी को चूम रही हो, किस कर रही हो। एंड द वर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट फ्लॉक फ्लैश्ड थ्रू द एयर टिल द क्राउड ऑफ 1,000 सीगल्स केम टू डोज। जब तक वो नहीं आते तब तक वो चलती रहती है। फ्लॉक फ्लैश्ड थ्रू एयर, हवा में से वो फ्लैश होते हुए जाती है। टू डोज एंड फाइट फॉर बिट्स ऑफ फूड, जो ये सीगल्स होते हैं, सी बर्ड होते हैं, इनको सीगल बोला जाता है। और वो कैसे भोजन के लिए वो लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारते हुए, एक दूसरे को चकमा देते हुए आते हैं। वो डोज होता है गाइस चकमा देना। इट वॉज अनदर बिजी डे बिगनिंग, और इस प्रकार से एक बड़ा ही व्यस्त दिन था जिसमें एक नौका का वर्णन किया गया है, समुद्री दृश्य दिखाया गया है, और किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो सीगल बर्ड है वो भोजन की लड़ाई करते हुए आते हैं। बट वे ऑफ अलोन आउट बाई हिमसेल्फ बियॉन्ड बोट एंड शोर, लेकिन एक अकेला दूर शोर किनारे की तरफ, बियॉन्ड बोट एंड शोर, जो कि किनारे से और नाव से बहुत दूर था। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, उस सीगल का नाम बताया गया, एक पक्षी का नाम है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। वाज प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। 100 फीट इन द स्काई, आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर। ही लोवर्ड हिज वेब्ड फीट, वेब्ड होता है गाइस जालीदार, आपने देखा होगा जो ये पक्षी होते हैं उनके पैर कैसे जालीदार जैसे होते हैं ताकि वो पानी पर आसानी से तैर सकते हैं। वो लिफ्टेड हिज बीक, उसने अपनी चोंच उठाई। एंड स्ट्रेन टू होल्ड अ पेनफुल हार्ड ट्विस्टिंग कर्व थ्रू हिज विंग्स, किस प्रकार से वो एक ट्विस्टिंग कर्व ले रहा है अपने पंखों के साथ, उसके विंग्स के साथ। द कर्व मीन्ट दैट ही वुड फ्लाई स्लोली, जो ये वो कर्व ले रहा है, वो मुड़ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो आराम से उड़ेगा, धीरे धीरे उड़ेगा। एंड नाउ ही स्लोड अंटिल द विंड वाज अ विस्पर इन हिज फेस, और तब तक वो अपनी गति को धीमे रखता है जब तक कि हवा का झोंका उसके गालों तक नहीं आकर, विस्पर होता है फुसफुसाना एक प्रकार से। अंटिल द ओशन स्टूड स्टिल बिनाइथ हिम, जब तक उसके नीचे जो ओशन है, सागर है, वो बिल्कुल स्टिल रहता है। ही नैरोड हिज आइज, वो अपनी आइज को नैरो करता है, नैरो गाइज संकुचित करता है, नहीं छोटी करके वो छोटी करता है। इन फियर्स कॉन्सेंट्रेशन, फियर्स होता है भयंकर, बिल्कुल वो ज़्यादा ध्यान लगा के देखता है। हैड हिज ब्रेथ, अपनी सांस रोकते हुए। फोर्स्ड 1 सिंगल मोर इंच ऑफ व कव, फिर से वो मुड़ता है 1 इंच और। देन हिज फीदर्स रफल्ड एंड स्टोल्ड एंड फेल, और इस प्रकार से उसके जो पंख हैं वो एक प्रकार से लड़खड़ाते से हैं और वो गिर जाता है वहाँ से। सीगल्स एज यू नो नेवर फाल्टर नेवर स्टोल, जैसा कि आप जानते हो कि जो सीगल्स होते हैं वो कभी भी नहीं लड़खड़ाते हैं, कभी भी वो ऐसे गिरते नहीं। टू स्टोल इन द एयर इज़ फॉर दैम डिसग्रेस एंड इट इज़ डिसऑनर,
हवा में ऐसे स्टॉल करके रहना, एक प्रकार से बिल्कुल जैसे स्टॉल वाले होते हैं, दुकान लगा के रहते हैं, ऐसे रहना उनके लिए एक डिसऑनर, अपमान की बात होती है। बट जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, जो ये पक्षी है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, जो कि इसका मेन कैरेक्टर हम बोल सकते हैं इस पैसेज के बारे में, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अनअशेम्ड होता है गाइस, बिल्कुल उसको शर्म नहीं है, वो झिझकता नहीं है इस चीज़ से। स्ट्रेचिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फैलाता है। अगेन इन दैट ट्रेम्बलिंग हार्ड कर्व, इस प्रकार से वो कांपते हुए ऐसे मुड़ी हुई सिचुएशन में। स्लोविंग एंड स्टॉलिंग वंस मोर वाज नॉट ऑर्डिनरी बर्ड, कि वो इतना मतलब अपने शरीर को कष्ट देता है कि कोई ऑर्डिनरी बर्ड ऐसा नहीं कर सकता है। एंड इन द नेक्स्ट लाइन्स, मोस्ट गर्ल्स डोंट बोदर टू लर्न मोर देन सिंपलेस्ट फैक्ट्स ऑफ फ्लाइट, जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं गर्ल्स, ये सीगल के लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया गया सीगल्स डोंट बोदर, वो चिंता नहीं करते और ना ही वो ज़्यादा उड़ने की कलाएं सीखते हैं। हाउ टू गेट फ्रॉम शोर टू फूड एंड बैक अगेन, वो सिर्फ सिंपल से फैक्ट सीखते हैं उड़ान भरने के, सिर्फ ताकि वो भोजन प्राप्त कर सकें और वापस आ सकें, सिर्फ वो इतना ही सीखते हैं। फॉर मोस्ट गर्ल्स, ज़्यादातर पक्षियों के लिए, इट इज़ नॉट फ्लाइंग दैट मैटर्स बट ईटिंग, उड़ना उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ खाना खाने के लिए वो उड़ना जानते हैं, फिर चाहते हैं। फॉर दिस गर्ल, जो ये पक्षी है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, इसके लिए दो इट वॉज नॉट ईटिंग दैट मैटर, उसके लिए खाना इतना मैटर नहीं करता, बट फ्लाइट, लेकिन उसके लिए उड़ान महत्व रखती है। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से ज़्यादा जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल लव्ड टू फ्लाई, हर एक चीज़ से ज़्यादा जो ये पक्षी है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, उसको सिर्फ उड़ने से प्यार है। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार की सोच से ही फाउंड, वो पाता है, इज नॉट अ वे टू मेक वन सेल्फ पॉपुलर विद अदर बर्ड, दूसरे पक्षियों में वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाता क्योंकि उसकी ऐसी सोच है। इवन हिज पेरेंट्स वर डिसमेड, बल्कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी डिसमे यानी कि उदास है, निराशा में है वो। एज जोनाथन स्पेंट होल डे अलोन, कि जैसे जोनाथन है वो बिल्कुल पूरा दिन अकेला बिता देता है। मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ लो लेवल ग्लाइड्स एक्सपेरिमेंटिंग, वो ऐसे ही उड़ने की कलाएं सीखते हुए पूरा दिन वो अकेला बिता देता है। सो गाइज, ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट्स क्वेश्चंस ऑल्सो। फॉर जोनाथन लिविंगस्टोन फ्लाइंग वाज, जोनाथन लिविंगस्टोन के लिए फ्लाइंग उड़ान क्या थी? लाइफ इटसेल्फ अ मैटर ऑफ शेम एंड डिसग्रेस, मीन्स ऑफ फाइंडिंग फूड, वे टू मेक वन सेल्फ पॉपुलर। अब गाइस, हमने जो पैसेज पढ़ा है उससे हमको क्लियरली पता चल चुका है कि जो उड़ान थी वो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल के लिए वो एक प्रकार से लाइफ थी, उसका जीवन ही थी। उसके लिए ये कोई शर्म की या फिर अपमान की बात नहीं थी, ना ही वो उसको भोजन ढूंढने का कोई बहाना सोचता था, ना ही वो किसी के बीच पॉपुलर होना चाहता था। उसके लिए जो ये लिविंगस्टोन के लिए फ्लाइंग थी वो क्या थी? लाइफ इटसेल्फ, उसके लिए एक प्रकार से उसका जीवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज अप्रोप्रिएट एंटोनीम फॉर जेंटल फ्रॉम द पैसेज। जेंटल वर्ड के लिए हमने जो इसका एंटोनीम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का गाइज जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फियर्स। फियर्स होता है गाइज बिल्कुल भयंकर, और जेंटल होता है विनम्र। सो गाइज लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाल्टर होता है बिल्कुल एक प्रकार से जो तेजी से। नेक्स्ट वर्ड है गाइज, फाल्टर एक्चुअली लड़खड़ाना होता है इसका मीनिंग। फाल्टर मीन्स लड़खड़ाना, और फियर्स यानी कि भयंकर। ट्विस्टिंग मुड़ते हुए। कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ध्यान केंद्रित करने वाली एक मतलब कुछ इच्छा शक्ति कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द वर्ड दैट मीन्स अवॉइड बाय सडन क्विक और मूवमेंट। अचानक से कोई मूवमेंट करते हुए अवॉइड करना किसी चीज़ को, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 93, रफल्ड, वेब्ड, डोज या फिर चम्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। डोज का मीनिंग होता है गाइज एक प्रकार से चकमा देना, अवॉइड बाई सडन क्विक मूवमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन बट जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल अनअशेम्ड स्ट्रेचिंग हिज विंग्स अगेन। बिल्कुल अनअशेम्ड यानी कि बिना किसी शर्म के फिर से अपने पंखों को फैलाते हुए। शोज अबाउट जोनाथन्स, वो जोनाथन की किस चीज़ को सिखाता है, किस चीज़ को वो दिखाता है? शेमलेसनेस, मेनेस, एग्जस्शन या फिर परजीवियंस, वो उसकी किस चीज़ को वो दिखाता है गाइस? तो इसका आंसर होगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, परजीवरेंस। परजीवरेंस होता है इसका मतलब। परजीवरेंस मीन्स एक प्रकार से दृढ़ता को हम बोलते हैं कि कोई बिल्कुल
डिटरमाइंड है कि हाँ उसने ये काम करना ही है, ये काम सीखना ही है। शेमलेसनेस होता है शर्महीन, बिल्कुल जिसको कोई शर्म नहीं है। मेनेस खतरा होता है। एग्जस्शन थकावट होती है। तो हमको पैसेज से पढ़ के ये बात पता चल चुकी है कि वो बार बार गिरता है, बार बार वो उड़ने की कलाएं सीखता है, अपने विंग्स को फिर से स्ट्रेच करता है। तो वो किस चीज़ को दिखा रहा है? उसकी परजीवियंस को दिखा रहा है कि वो कितना दृढ़ है। क्वेश्चन नंबर 95, इवन हिज पेरेंट्स वर डिसमेड एज जोनाथन स्पेंट होल डे ऑल अलोन मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ लो लेवल ग्लाइड्स एक्सपेरिमेंट। जो ये वर्ड आया गया है इसमें, द वर्ड डिसमेड इन द लाइन, उसके पेरेंट्स को भी चिंता हो गई है, वो भी उदास निराश है कि वो ऐसे ही अकेला रहता है और 100 ऑफ वो इतने 100 बार ट्राई करता है ग्लाइडिंग करने की। तो उसके पेरेंट्स, जो डिसमे वर्ड है वो किस चीज़ के लिए है? फेल्ट प्राउड, वो प्राउड करते हैं, फेल्ट गिडी या फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फेल्ट डिटैच्ड। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेल्ट डिसअपॉइंटेड। वो बिल्कुल निराश फील करते हैं इस चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, लेट्स रीड। इन द पोइम मकैविटी द मिस्ट्री कैट, जो ये पोइम है गाइस द मिस्ट्री कैट, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द NCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 8th क्लास। जो ये पोइम है मकैविटी द मिस्ट्री कैट, द जिंजर कैट, मकैविटी इज एन एम्बोडीमेंट ऑफ, वो किस चीज़ का एम्बोडीमेंट है जो मकैविटी है? प्रोफेसर कॉनन डॉयल, प्रोफेसर मोरियर्टी, प्रोफेसर अलक्शी या फिर प्रोफेसर लुइस ब्रूस। सो जो ये एम्बोडीमेंट है वो है प्रोफेसर मोरियर्टी का। ऑप्शन नंबर बी सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्या है? एक फिक्शनल करेक्टर है। फिक्शनल करेक्टर यानी कि जो कि कहानियों में होता है, एक प्रकार से काल्पनिक पात्र है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 इज चूज द वर्ड दैट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स। इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि जमीन की तरफ फेस करके ऐसे ही जमीन पर लेटे रहना, क्या मतलब होता है इसका? वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर दिस लाइन। पैलंक्विन, प्रोस्टेरेट, प्रोकेस्टिनेट या फिर प्रीवेरिएट। प्रोस्टेट, सो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्टेट, यानी कि लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, यानी कि फेस नीचे करते हुए ज़मीन पर लेटे रहना। और जो पैलंक्विन होता है गाइस वो पालकी होता है। प्रोक्रेस्टिनेट होता है गाइस किसी चीज़ को टालना, टाल मटोल करना। और प्रीवेरिकेट होता है छल या फिर कपट, बुरी भावना बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 98 इज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल डिफरेंस। द अबव लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम। जो ये पोइम है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। जो ये लाइन है वो कौन सी पोइम से ली गई है? तो जो ये गाइस लेट्स रीड इट्स ऑप्शन ऑल्सो। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड, द रोड नॉट टेकन, द रोलिंग इंग्लिश रोड, रोड्स। तो गाइस जो ये लाइन्स हैं वो द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है और इस पोइम से ली गई लाइन है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए गाइस। What is the part of the sentence which denotes the person or thing about which something is said? सेंटेंस के उस पार्ट को क्या बोला जाता है जो कि किसी पर्सन को डिनोट करता है, किसी चीज़ को डिनोट करता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो गाइस इसका जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट होता है, फ्रेज होता है, क्लोज होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के अलावा जो भी बाकी पूरा हिस्सा होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, क्लॉज इज ऑल्सो, बट ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन जब किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताया जाए तो उसको हम उसका सब्जेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इज द नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में टोटल वोवल और कॉन्सोनेंट की साउंड पूछी, यानी कि पहले हमने वोवल की साउंड, वोवल बताने कितने हैं वोवल साउंड, और फिर बताने कि कॉन्सोनेंट कितने हैं। सो गाइज यदि आपने नहीं देखी हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाली प्लेलिस्ट, देन यू मस्ट विजिट दैट प्लेलिस्ट बिकॉज इन दैट प्लेलिस्ट देर आर I think 7 or 8 videos in which I have tried my best to clear the concept related to phonetic transcription, speech sound and their symbols and many other concepts also. So guys हमने वीडियो में आसानी से डिस्कस किया था जो वोवल साउंड, there are total 44 speech sounds in English language,
जिनमें से 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो 20 वोवल होते हैं इनमें 12 प्योर वोवल होते हैं और 8 इनमें डिफ्थोंग होते हैं। तो जो वोवल साउंड है वो है टोटल 20 और जो कॉन्सोनेंट है वो है 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट है गाइस, रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने इस पोइम को रीड करना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है। लेट्स रीड दिस पोइम फर्स्ट। नाउ जॉय इज बोर्न ऑफ पेरेंट्स पुअर एंड प्लेजर ऑफ अवर रिचर काइंड, दो प्लेजर्स फ्री सी कैनॉट सिंग एज स्वीट अ सॉन्ग एज जॉय कन्फाइंड। जो ये पोइम है गाइस, इस पोइम का टाइटल है जॉय एंड प्लेजर। जॉय होता है गाइस एक प्रकार से खुशी और प्लेजर होता है गाइस आनंद। एंड द पोइट ऑफ दिस पोइम इज विलियम हेनरी डेविस। विलियम हेनरी डेविस की लिखी हुई ये पोइम है और इसमें उसने जॉय और प्लेजर को कंपेयर किया है और उसने जॉय को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जॉय की ज़्यादा तारीफ की है। जॉय खुशी होती है और प्लेजर आनंद होता है। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड किया है, नाउ जॉय इज बोर्न ऑफ पेरेंट्स पुअर एंड प्लेजर ऑफ अवर रिचर काइंड, दो प्लेजर इज फ्री सी कैनॉट सिंग एज स्वीट सॉन्ग एज जॉय कन्फाइंड। जो ये फर्स्ट स्टैंजा है गाइस, इसमें जॉय को मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया, यानी कि उसको रूपक अलंकार इसमें यूज़ किया है उसने कि एज कमिंग फ्रॉम ए मोर प्रीशियस प्लेस। जो खुशी है वो ज़्यादा कीमती जगह से आती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान से आती है। फ्रॉम पुअरर पेरेंट्स से इसको बोला गया कि आती है। इन कंट्रास्ट, बल्कि इसके अपोजिट में, प्लेजर इज़ मच मोर कॉमन प्लेस। जो प्लेजर है वो एक बड़ी कॉमन सी जगह से आता है और जो कि इतना प्रेशियस नहीं है। प्लेजर्स मोथ दैट स्लीप बाई डे एंड डांस बाई फॉल्स glare at night, but joy's butterfly that loves to spread its wings in nature's light। जो सेकंड स्टैंजा है गाइस, इसमें कंट्रास्ट बताया गया इन दोनों के बीच में एनालॉजी यूज़ करते हुए। जो स्पीकर है वो कैसे प्लेजर को लिकन करता है टू अ मोट। प्लेजर को वो बताता है कि एक मोट है, मोट यानी कि एक प्रकार से कीड़ा है जो कि पूरा दिन सोता है और क्या करता है, दैट स्लीप बाई डे एंड डांसेस बाई फॉल्स ग्लेयर एट नाइट। और झूठी चमक में वो रात की चांदनी रोशनी में वो कैसे वो डांस करता है। बट जो इस बटरफ्लाई, लेकिन जो खुशी है, खुशी की तुलना इसमें एक इज़ अ बटरफ्लाई यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है। जो इज़ अ बटरफ्लाई, खुशी को एक तितली के रूप में बोला गया। दैट लव्स टू स्प्रेड इट्स विंग्स इन नेचर्स लाइट, कि वो दिन के में सूर्य के प्रकाश में वो अपने पंखों को फैलाना पसंद करती है। जो इज़ लाइक अ बी, एक बी की तरह वो दैट जेंटली सक्स अवे ऑन ब्लोजम्स इट्स स्वीट हावर। उसको एक मधुमक्खी से तुलना की गई है, कैसे वो आराम से फूलों से रस चूसती है। बट प्लेजर लाइक ए ग्रीडी वास्प, लेकिन प्लेजर की तुलना एक लालची कीड़े से की गई। दैट प्लम्स एंड चेरीज वुड डिवोर, जो कि प्लम्स और चेरीज में आनंद लेता है, रस लेता है। डिवोर का मीनिंग होता है गाइस ग्रीडली किसी चीज़ को खाना या फिर पीना। इसका जो फाइनल स्टैंजा गाइस वो भी हम देख लेते हैं। जॉय इज़ लाइक अ लार्क दैट लीव्स अलोन। जॉय एक ऐसे लार्क पक्षी की तरह है जो कि अकेला रहना पसंद करता है। हू टाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग दो फ्यू, बट प्लेजर लाइक अ कुकू रोम्स मेक्स मच एक्वेंटेंस नो फ्रेंड ट्रू। मतलब जो प्लेजर है उसकी तुलना कुकू से की गई है जो ज़्यादा फ्रेंड बनाता है, लेकिन मेक मच एक्वेंटेंस का मतलब अपनी पहचान इतनी बना देना, बट नो फ्रेंड ट्रू, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड ट्रू नहीं होता। जॉय फ्रॉम हर हार्ट डोथ सिंग एट होम। जो खुशी होती है वो दिल से गाती है, अपने घर पे गाती है। विद लिटिल केयर इफ अदर्स हियर, और दूसरों की केयर करते कहीं दूसरे सुन ना ले, वो खुद के लिए गाती है। बट प्लेजर देन इज कोल्ड एंड डम, लेकिन प्लेजर की तुलना बड़ी कोल्ड और डम बोला गया उसको। एंड सिंग्स लाफ विद स्ट्रेंजर्स नियर, कैसे वो दूसरों के साथ हंसता है। So guys, this was the poem Joy and Pleasure written by William Henry Davis। जो हम I tried my best to explain all its line and let's try to solve its questions also। Joy is like a lark that lives alone। जॉय की तुलना एक ऐसे लार्क से की गई है जो कि अकेला रहता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन द लाइन कोटेड अबोव। जो ये लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। सो गाइज जो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि किसी भी साउंड का रिपीटिशन। अब देखिए यहाँ पर इज लाइक अ लार्क लीव अलोन, जो ल साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। इन द क्वेश्चन नंबर 102 देखिए गाइस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। इस कविता का जो केंद्रीय विचार क्या है। इट फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता पे फोकस करता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन जॉय देन प्लेजर,
यह जॉय पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है, जबकि खुशी को मतलब प्लेजर को वो कम प्रेफरेंस देता है और जॉय को वो ज़्यादा। इट एस्टैब्लिशेस प्रियोरिटी ऑफ प्लेजर ओवर जॉय, ये प्लेजर की सुपीरियोरिटी को दिखाता है। कंसिडर बोथ जॉय एंड प्लेजर आर फ्लीटिंग इमोशंस, ये दोनों को एक इमोशंस मानता है। सो गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। ये जॉय को ज़्यादा स्ट्रेस करता है प्लेजर से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए गाइस, प्लेजर इज लाइक अ ग्रीडी वास्प, जो प्लेजर है वो एक लालची कीड़ा है एक प्रकार से। दैट प्लम्स एंड चेरीज वुड डिवोर, इन द अबव लाइन द वर्ड डिवोर, डिवोर का मीनिंग क्या है गाइस? टू एंजॉय ग्रेटली, टू डांस ब्यूटीफुली, टू सिंग मेलोडियसली, टू ईट समथिंग ईगरली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी चीज़ को बड़े लालची तरीके से खाना। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए गाइस, इन द पोइम जॉय इज कंपेयर्ड विद द बर्ड दैट सिंग्स, जो ये कविता है इसमें जॉय को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? जो एक ऐसा पक्षी जो किसके लिए गाता है? फॉर वंस ओन सेल्फ, फॉर स्ट्रेंजर के लिए, फॉर कुकू के लिए, फिर फॉर पुअर पेरेंट्स। तो गाइज हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें कि ये विद लिटिल केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की केयर करती है, यानी कि फॉर वंस ओन सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए गाइज, प्लेजर्स इज अ मोट दैट स्लीप्स बाई डे, प्लेजर एक कीड़ा है जो कि दिन में सोता है। चूज द लिटरेरी डिवाइस दैट यूज्ड इन द लाइन कोटेड अबोव, हमने वो लिटरेरी डिवाइस बतानी है जो कि इस लाइन में यूज हुई है। मेटाफोर, एजोनेंस, हाइपरबले या फिर एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा मेटाफोर। मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार, जिसमें किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल थोप दिया जाता है कि हाँ यही है। सिमिली में होता है गाइस दो चीज़ों की तुलना करना, एज और लाइक, दो वर्ड, इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके। तो इसमें प्लेजर इज अ मोट, इसमें सीधा ही सीधा बोल दिया कि प्लेजर इज मोट, कि आनंद एक कीड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 106 ऑल्सो। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। इसके ऑप्शंस देखते हैं गाइज। ही वॉज गैदर्ड टू हिज फोर फादर्स, I came, I saw, I conquered. Oh, what a fall was there, my countryman. To err is human, to forgive is divine. तो गाइज जो एंटीथेसिस होता है मतलब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें यूज होती हैं। अब गाइज आप आसानी से देख रहे हो, ही वाज गैदर टू हिज फोर फादर, अपने पूर्वजों को उसने चारों ओर से घेर लिया, गैदर उसके पास खड़ा है, मतलब आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। ओ व्हाट फॉल वाज देयर माई कंट्री मैन, कितनी मतलब फाल थी, एक प्रकार से हार के बारे में बात हुई है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है टू एर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, लेकिन टू फॉरगिव डिवाइन, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें जब युद्ध हुई हो तो वहाँ पर एंटीथेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा 106 का। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है? क्राउड, भीड़, ये कलेक्टिव नाउन है। गैंग, गैंग में भी कई मेंबर होते हैं तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट इज ए कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है। बट जो एक्सपीरियंस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन नंबर 4 इज इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए गाइज, माइकल वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन, जो माइकल वेस्ट का नया मेथड है वो इंग्लिश सिखाने के किस मेथड पर वो जोर देता है, मतलब किस चीज़ पर वो जोर फोकस करता है? लिसनिंग पर, स्पीकिंग पर, रीडिंग पर या फिर राइटिंग पर? गाइज जो माइकल वेस्ट का न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है वो रीडिंग पर स्ट्रेस करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए गाइज, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The above line is a statement by, जो ये statement है वो किसने कही है? सो गाइस ये जवाहरलाल नेहरू ने कही है, नेल्सन मंडेला ने, महात्मा गांधी ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने? जो ये स्टेटमेंट है गाइस ये नेल्सन मंडेला की है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये 10th क्लास की NCERT की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट क्लास का सेकंड चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
And if you want to go for the summary of NCERT English textbook of all classes, then you can visit our YouTube channel, that is Super Diamond Knowledge, and we have provided the NCERT summaries of many classes and are continuously providing the remaining chapters also, so you can visit there. क्वेश्चन नंबर 110 देखिए गाइस, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। जो ये स्टोरी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, इसके हमने ऑथर का नाम बताने की किसने लिखी है। हेक्टर ह्यू मुनरो, विलियम समरसेट मॉम, अहमद नदीम कासमी या फिर स्टीफनी पार्कर। तो जो इसके ऑथर हैं गाइस वो है विलियम समरसेट मॉम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, विलियम समरसेट मॉम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाई फोइब कैरी। जो फोइब की कैरी की पोइम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वो क्या है। वो एक सोनेट है, बैलेड है, लिरिक है या फिर वो एक एलिजी है। सो गाइज ये एक बैलेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बैलेड होती क्या है गाइज, अ बैलेड इज अ पोइम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। जो किसी स्टोरी को नरेट करती है बिल्कुल छोटे छोटे स्टैंजास में, तो उसको बैलेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। इनमें से किस इडियम का मीनिंग होता है अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कॉज होता है कारण, डिस्प्यूट विवाद, विवाद का कारण। कौन सी इडियम का मीनिंग ये होता है कि विवाद का कारण। अ बिग फिश इन द लिटिल पॉन्ड, छोटे से तालाब में एक बड़ी मछली। तो ये बड़े किसी इंपॉर्टेंट इंसान की तुलना हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अ बिग फिश इन द लिटिल पॉन्ड बोल सकते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि सारे फसाद की जड़ इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, विवाद की जड़ या फिर विवाद का कारण। ब्लडी फूल मूर्ख को बोलते हैं। अ फीस्ट फॉर द आई, यानी कि आंखों का तारा, एक प्रकार से बहुत प्यारा, वेरी ब्यूटीफुल जिसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए गाइस, व्हाट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिंग्स दैट अपीयर्स ईच ईयर इन द ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। उस साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है जो कि रिंग को स्टडी करता है, दैट अपीयर ईच ईयर, जो हर साल आती है इन द ट्री ट्रंक, जो ये पेड़ों में छल्ले पड़ते हैं हर साल, उनको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, सेकंड है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, थर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर इथोलॉजिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस 113 का, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट उस साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि पेड़ों में पड़ने वाले छल्लों का अध्ययन करता है। और जो गाइस ये आर्कियोलॉजिस्ट होता है ये पुरातत्वज्ञ होता है। पुरातत्व यानी कि पुरानी चीज़ों को ये एक प्रकार से एनालाइज करता है, उनकी स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है गाइज जो मानव विज्ञानी हो, और इथोलॉजिस्ट होता है गाइज जो बिहेवियर ऑफ एनिमल्स को, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि पेड़ों में पड़ने वाले छल्लों का अध्ययन करता है, उनकी स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 114, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू पैंडेमिक। मीटिंग कैंसिल कर दी गई एक प्रकार से पैंडेमिक की वजह से। तो इसमें कोल्ड ऑफ आएगा, कोल्ड इनटू आएगा, कोल्ड बैक आएगा या फिर कोल्ड डाउन आएगा। तो गाइज जो इसमें आएगा कोल्ड ऑफ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोल्ड इनटू का मीनिंग होता है गाइज फिर मतलब स्टार्ट करना मीटिंग को। कोल्ड बैक यानी कि दोबारा बुलाना किसी चीज़ को जिसको अपने पहले बुलाया था। कोल्ड डाउन होता है गाइज एक प्रकार से बिल्कुल मतलब कैंसिल ही कर देना किसी प्रकार से, नहीं सॉरी, कोल्ड डाउन मीन्स डांटना किसी को, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना किसी को, ये इसका मीनिंग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए कोल्ड ऑफ, यानी कैंसिल कर देना। द मीटिंग वाज कोल्ड ऑफ ड्यू टू पैंडेमिक, महामारी की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी गई। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो गाइज इसको हम एक न्यूमोनिक बनाया गया है LSRW, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑप्शन नंबर 2 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए गाइज,
फाइंड द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमने वो वर्ड बताना जिसकी स्पेलिंग सही है। एमेच्योर गाइस ये वर्ड है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AMATEUR और इसका मीनिंग होता है शौकिया, यानी कि अपने शौक से कोई काम करने वाला, अपने शौक से कोई काम सीखने वाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। जो ये बुक वर्ड है गाइस, इसमें जो ऊ की साउंड यानी कि जो ये अंडरलाइंड यानी कि जो बड़े ऊ की साउंड के लिए जो फोनेटिक सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा है गाइस? तो बुक, जब हम बुक को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ऊ को एकदम से बोल देते हैं, यानी कि जो बड़े ऊ की साउंड नहीं है, ये छोटे ऊ की साउंड है, छोटे ऊ की साउंड है और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको आसानी से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस यदि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल डिटेल से सीखना चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल सुपर डायमंड नॉलेज एंड वी हैव क्रिएटेड देयर प्लेलिस्ट नेमिंग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंबल्स। From there you can easily learn this topic. The next question number 118 is whose fable is the poem The Ant and the Cricket adapted from? जो ये पोइम है The Ant and the Cricket वो कहाँ से ली गई है? होमर से, रडियार्ड किपलिंग, विष्णु शर्मा से, फिर एसप। जो ये पोइम है गाइज वो एसप्स फैबल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एसप्स फैबल से ये ली गई है। और फैबल गाइज एक प्रकार की छोटी कथा होती है जिसमें एनिमल्स को एज ए करेक्टर लिया जाता है और वो एक मोरल एजुकेशन हमको, एक मोरल हमको वो कन्वे करती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए गाइज, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। जो ये सेंटेंस में आया है वर्ड, इसको हमने बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज़ अस्लीप, वह सोया हुआ है, तो क्या है? ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है। तो गाइज ये एडजेक्टिव है, एक प्रकार से विशेषण है जो बता रहा है कि वो सोया हुआ है। वो कैसा है? वो सोया हुआ है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए गाइज, स्टडी अ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग का अध्ययन, अर्थ का अध्ययन करना किसी भी लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी या फिर लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स होता है गाइज भाषावादी और मॉर्फोलॉजी होता है साउंड का अध्ययन करना। सिमेंटिक होता है गाइज मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और सिंटैक्स होता है गाइज स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वो सिंटैक्स होता है कि सिंटैक्टिकली यानी कि स्ट्रक्चर, और सिमेंटिक होता है मीनिंग यानी कि स्टडी ऑफ मीनिंग, उसको सिमेंटिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिफाइन द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो डिफाइन करता है द एबिलिटी ऑफ डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, यानी कि कोई एक ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा हम हैंडल कर लेते हैं किसी भी कठिनाई को और रिकवर कर लेते हैं, तो वो होता है गाइस रेजिलियंस। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। रेजिलियंस ही ऐसी क्वालिटी या फिर एबिलिटी होती है जिसमें हम जिंदगी में कोई भी कठिनाई को फेस करते हैं, उसको हैंडल करते हैं और उससे रिकवर होते हैं। रेजिलियंस इज द नेम ऑफ दिस क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए गाइस, अ लिरिक पोइम ऑफ मॉडरेट लेंथ with a serious subject, an elevated style and an elaborate stanza pattern is called। एक ऐसी लिरिक पोइम जो कि मॉडरेट लेंथ की होती है, कि ना तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती और ना ही बहुत ही ज़्यादा कम होती, विद अ सीरियस सब्जेक्ट, और उसका जो विषय वस्तु होती है वो बड़ी गंभीर होती है, एलिवेटेड स्टाइल होता है और इलेबोरेट स्टैंजर्स होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है गाइज? उसको बोला जाता है ओड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए गाइज, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, टू हाइड समथिंग, कुछ छिपा देना, टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग, बेमतलब की बातें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी बातें करना, कम टू पीसफुल टर्म्स, इनकी शांति से समझौता करना, फिर कोई मतलब लड़ाई हो गई है उसको शांति से निपटा लेना, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, जितना है उससे ज़्यादा समझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गाइस ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी इट्स करेक्ट आंसर, कम टू पीसफुल टर्म्स, यानी कि शांति से किसी भी झगड़े का निपटारा कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 124 देखिए गाइस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमने इसकी पैसिव वॉइस बतानी है। दे मेड मी लाफ। हमको पता है ये बात आसानी से कि जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम किसी भी सेंटेंस की तो टेंस चेंज नहीं करते। तो गाइस देखिए, अब ये सेकंड फॉर्म है मेड, यानी कि पास्ट में है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। अब देखिए आई एम मेड, ये तो पहले ही गलत हो गया, आई एम मेड टू लाफ। इसमें हम क्या करेंगे, आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। हमने करेक्ट कंजंक्शन इसमें फिल करनी है। डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। खाना पकाने के अलावा मैं गार्डन की देखभाल भी करती हूँ या फिर करता हूँ। तो बिसाइड्स, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्टिल, दो, इफ़ यानी कि यदि, दो यानी कि जबकि, स्टिल यानी कि साथ, स्थिर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए गाइज, फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टोल्स्टॉय इज टेकन। जो ये स्टोरी है द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टोल्स्टॉय, जो ये स्टोरी है गाइज वो एनसीईआरटी की 7th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से ली गई है। और पूछा गया कि वो किस कलेक्शन से ली गई है। द पेपर मिनेगरी, व्हेन मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, व्हेन मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। क्वेश्चन नंबर 126 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए गाइस, व्हाट इज लिंगुआ फ्रांसा। लिंगुआ फ्रांसा का मीनिंग क्या है। लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु लिव इन फ्रांस, उन लोगों की भाषा जो फ्रांस में रहते हैं। द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो एक ऐसी शेयर की हुई भाषा जो कि कम्युनिकेशन संप्रेषण के लिए यूज़ की जाती है, जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड आर्ट, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, द शेयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128, What name did Anne Frank give to her diary? Anne Frank ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किटी। किटी वाज नेम ऑफ हर डायरी। ये एनसीईआरटी की बिल्कुल जिन्होंने समरी की हुई है फ्रॉम 9th to 12th और फ्रॉम 6th to 10th। 6th to 10th टीजीटी वालों के लिए और 9th to 12th पीजीटी वालों के लिए। जिन्होंने ये समरी की हुई है वो आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए गाइस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि रिपोर्टेड स्पीच वाला सही सेंटेंस बताता है। रीटा सेड, आई विश आई वर अ प्रिंसेस। रीटा ने कहा काश वह एक प्रिंसेस होती। सो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा 129 का, इसका ए करेक्ट आंसर रहेगा, रीटा सेड दैट सी विश्ड सी वर अ प्रिंसेस। अब आप देख रहे हो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दी हुई है, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज करना होगा। आई विश, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। रीटा एक लड़की है उसके लिए शी यूज़ किया। विश फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यूज़ की विश्ड। सी अगेन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको फिर से सब्जेक्ट में, आई रीटा है तो उसके लिए सी वर अ प्रिंसेस। सो इस प्रकार से हमने जो ये रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन बिलो। द हाउस इज डैश फायर, वी हैड बेटर गेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लगे। वी हैव बेटर गेट आउट, कि हम बाहर चले जाएं, हमारे लिए अच्छा ये होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131, पीपल हु हैव पुअर डाइट्स आर लाइकली टू कैच कोल्ड। वो लोग जिनकी डाइट वेरी पुअर है, बहुत ही कम खाते हैं, उनको जल्दी से ठंड लग जाती है। जो ये अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, वो एक एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है। 131 का करेक्ट आंसर रहेगा नाउन क्लॉज। यानी कि जो ये अंडरलाइन को देखिए आप, हु हैव पुअर डाइट्स, हु हैव पुअर डाइट्स, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। पीपल क्या है, एक प्रकार से नाउन है, संज्ञा का उदाहरण है। और जो संज्ञा की विशेषता बताए, मतलब जो उसको नाउन को क्वालिफाई करे, तो वो एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आयरिश नेशनल पोइट। इनमें से किसको आयरिश नेशनल पोइट बोला गया है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइज विलियम बटलर यीट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। किसी खुली जगह में मर जाना अच्छा है, जबकि एक छोटी कुटिया में, छोटी सी झोंपड़ी में रहना, मतलब एक छोटी झोंपड़ी में तो जीवन और खुली जगह में मौत, तो उसे छोटी हट में रहने से अच्छा है कि बाहर खुली जगह में जाकर मर जाओ। तो ये बातें कौन बोलता है और किसको बोलता है? ये गाइड 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है चांदनी। और चांदनी एक बकरी होती है शायद, और वो खुद से बोल रही है ये बातें, चांदनी टू हर सेल्फ, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो खुद से बोल रही है कि जब जो ये अब्बू काका है वो उसको अंदर रखता है एक झोंपड़ी में, कहीं उसको जो बाहर बड़े जानवर जंगल में वो ना खा जाएं, लेकिन उसको आज़ादी पसंद है, ना कि उस छोटी सी झोंपड़ी में कैद रहना। इसलिए वो खुद से ये लाइनें बोलती हैं कि खुली जगह पर मर जाना अच्छा है, छोटी ही हट में रहने से अच्छा कि खुली जगह पर जाकर मर जाऊं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए गाइस, द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई। जो बाइलिंगुअल मेथड था इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, वो सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा C.J. डॉडसन। क्वेश्चन नंबर 135, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लेट नोट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट 35 का करेक्ट आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गाइज जब कुदरती की चीज़ों पर, प्राकृतिक चीज़ों पर मानवीय करनाओं या फिर मानवीय भावनाओं का आरोप हो। लेट नोट एम्बिशन, एम्बिशन को हंसने मत दो, मतलब जो ये हमारा एम्बिशन है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, इनको मत इतना अलाउ करो कि वो हमारे ऊपर हंसे। तो मानवीय भावनाओं का, मानवीय क्रियाओं का इसके ऊपर आरोप हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, इसमें जो फिगर ऑफ लिटरेरी टर्म यूज हुई है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए गाइस, व्हाट इज द पोइम चीवी अबाउट। जो ये पोइम है चीवी, वो किसके बारे में है? दिस पोइम अबाउट इज अबाउट द पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इस पोइम में बोला जाता है कि पेरेंट्स या फिर एल्डर्स होते हैं जो घर के बड़े, वो बच्चों को बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, नाखून मत चबाओ, ये मत करो, पेंसिल मत चलाओ, दीवारों के ऊपर ऐसे मत चलाओ कुछ भी। तो ये पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड को दिखाते जो पेरेंट्स और एल्डर्स का होता है उनके बच्चों के प्रति। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए गाइस, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोइम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। जो ये पोइम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, इससे हमें क्या मोरल मिलता है? इससे मोरल मिलता है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कि ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, उससे हम ट्रबल में पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, अ पीरियड प्लान इज ऑल्सो नोन एज। तो पीरियड प्लान को डेली प्लान के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, हु रोट लूसी पोइम्स। लूसी पोइम्स किसने लिखी थी? तो गाइस जो लूसी पोइम्स वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट डिड मेजर अहलूवालिया एंड फूदौरजी लीव ऑन द माउंट एवरेस्ट रिस्पेक्टिवली। जो ये मेजर अहलूवालिया और फूदौरजी वो क्या छोड़ के आते हैं? जो मेजर अहलूवालिया गाइस वो गुरु नानक देव की एक पिक्चर छोड़ के आता है, और जो ये फूदौरजी है वो रिलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का एक चिन्ह छोड़ के आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141, द पोइम अ हाउस अ होम इज पेन्ड बाई। जो ये पोइम है ए हाउस ए होम, वो किसके द्वारा लिखी गई है? दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई लॉरेन एम हल्ली। डब्ल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, एच आएगा, लॉरेन एम हल्ली। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई लॉरेन एम हल्ली। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन बिलो। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो दिए गए पैटर्न के अनुसार है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सी गेव मी ए गुड सोल। क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शी, उसके बाद वर्ब गेव, नाउन या प्रोनाउन मी, उसके एडजेक्टिव एडजेक्टिव आएगा गाइज। बाकी सभी में या तो सीधा ही ऑब्जेक्ट दे दिया गया या फिर नाउन और प्रोनाउन दे दिया गया, बट एडजेक्टिव अ गुड सोल, यानी कि सोल की एडजेक्टिव दारी है ये कि अच्छी सोल दी है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए गाइज, चूज द पेन नेम बाई विच विलियम सिडनी पोर्टर इज बेटर नोन। विलियम सिडनी पोर्टर ने जो अपना पेन नेम क्या होता है गाइज? जो लोग नहीं चाहते कि उनका नाम किसी के सामने उजागर हो, तो वो एक गुप्त नाम सोच लेते हैं, ऐसा कोई छोटा नाम पेन नेम बोलते हैं जिसको।
तो विलियम सिडनी पोर्टर का जो पेन नेम है वो पूछा गया, वो क्या था, वो था ओ हेनरी। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। हमने करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी फिल करनी है। ऑल मैन डैश डाई, सर्टेनिटी, हमने इसमें सर्टेनिटी शो करी जो, वो मॉडल ऑक्सिलरी यूज करनी है, तो इसमें मस्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैन फॉर पॉसिबिलिटी, शुड एक प्रकार से नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन, यूज टू पास्ट की हैबिट को दिखाता है, तो मस्ट जो कि सर्टेनिटी को शो करता है, तो इसमें मस्ट करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए गाइज, व्हाट इज इंटोनेशन इज फोनेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, द अल्टरेशन ऑफ वॉइस, पिच और टोन इन स्पीच। क्वेश्चन नंबर 146, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। सीता देवी हैज बिकम डैश MLA। आप MLA को प्रोनाउंस करके देखिए, एम, जब हम इसको बोलते हैं तो पहले कौन सी साउंड आ रही है, ए की, एम, तो उसके साथ जब भी वोवल साउंड आए तो उसके साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फिक्शन राइटिंग। नॉन फिक्शन राइटिंग में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, ऑटोबायोग्राफीज, डायरी, बायोग्राफीज या फिर शॉर्ट स्टोरी। जो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन है, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, बायोग्राफी, ये तीनों ही नॉन फिक्शन के अंदर आती हैं, बट जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक फिक्शनल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए गाइस, हियर डैश द इंडिगो कम, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हियर कम्स द इंडिगो। प्रेजेंट सिंपल हमने इसमें फिल करना है। व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग अबाउट हफीज इन द स्टोरी द ट्रेजर विद इन। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर था द ट्रेजर विद इन स्टोरी का एक करेक्टर, तो उसके बारे में क्या चीज़ अनयूजुअल थी, मेकिंग प्रेडिक्शंस, हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, कॉइनिंग स्टोरीज या फिर फोरसाइटेडनेस। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए गाइस, व्हाट इज द जनरल एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीच करने का जनरल एम क्या है। अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर होना चाहिए गाइस वो है ऑप्शन थर्ड, टू इनकलकेट द इंटीग्रेटिव क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समग्र रूप से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना एक प्रकार से। सो गाइज दिस वाज द आंसर की ऑफ द एसटीईटी इंग्लिश स्पेसिफिक subject specific of 60 questions. I hope you like the video. If you like the video then please like and share the video and subscribe our YouTube channel, and please share your score in the comment section. If you have any doubt, any query related to this video, then please feel free to let me know through the comment box, and don't forget to subscribe our YouTube channel and like and share our videos. Bye bye, take care, have a nice day. Thanks for watching the video.